हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रकाश संश्लेषण चैप्टर है वो स्टार्ट किया था हमने। प्रकाश संश्लेषण में हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हमने पढ़ी, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाशिक अभिक्रिया है वो 4 स्टेप में पूरा होता है। फिर प्रकाश तंत्र हमने पढ़ा, रेड ड्रॉप हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि चक्रीय और अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण क्या होता है। अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में तो प्रकाश संश्लेषण की 4 जो रिएक्शन है वो पूरी कंप्लीट उसके अंदर दिखाई देती है। फिर हमने पढ़ा अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया 3 तरीके से पूरी होती है, वो भी हमने पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा अप्रकाशिक अभिक्रिया में केल्विन बेंसन चक्र जिसे C3 चक्र भी कहा जाता है। दूसरा हमने पढ़ा H-स्लेश चक्र जिसे C4 चक्र भी कहा जाता है। और थर्ड हमने पढ़ा क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र या मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ये हमने पढ़ी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक पॉइंट रह गया। देखिए हम बात करें, आपको कुछ बात बताऊं कि जब हमने C3 और C4 चक्र में अंतर जब हमने पढ़ा था उस समय हमने ये कहा था कि C3 जो प्लांट है, भाई C3 प्लांट किसे कहा जाएगा, जिसमें C3 चक्र, जिन पादप में C3 चक्र होगा उन्हें C3 प्लांट कहा जाएगा। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं, C3 पादप होते हैं, उनमें प्रकाश शोषण की एक प्रोसेस होती है और C4 पादपों में प्रकाश शोषण नहीं होता। जब C4 पादपों में प्रकाश शोषण नहीं होता तो उनकी उत्पादकता क्या होती है, अधिक होती है। तो आज हम नया पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, उस पॉइंट का नाम है प्रकाश श्वसन। अब ये जो प्रकाश श्वसन है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। चलो मैं बताता हूं आपको पहले कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। देखिए बताते हैं आपको। देखिए 11th क्लास में आपने कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखा था, लेकिन आज का इसका विस्तृत रूप से हम सीखेंगे। देखिए समझिए, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषी भाग है, पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषी जो भाग है उनमें प्रकाश की उपस्थिति में जो शोषण की एक प्रक्रिया होती है, शोषण की प्रक्रिया सामान्य शोषण की प्रक्रिया के अलावा एक शोषण की प्रक्रिया है जिसमें जो कार्बनिक यौगिक है उनका ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक यौगिकों का क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब देखो कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। उसी को नाम दिया गया यहाँ पे प्रकाश श्वसन। तो क्या बताओगे, पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों में, पौधों के, देखो एक बात बताता हूँ एक लाइन, कि जो श्वसन है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है। तो अब बताते हैं आपको, डेफिनेशन समझना। पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन के अतिरिक्त एक श्वसन प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, ऑक्सीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन। चूंकि इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण तो होता है लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसे नष्टकारी क्रिया कहा गया है। नष्टकारी मतलब वेस्ट। क्यों वेस्ट क्यों कहा गया है, नष्टकारी क्रिया क्यों कहा गया है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, कार्बनिक पदार्थ काम आ गए। भाई जब शोषण की प्रक्रिया में क्या होता है वो समझो, शोषण की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ काम आएंगे, उपयोग होगा उनका और ऊर्जा बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्बनिक पदार्थों का उपयोग तो हो रहा है लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा। तो कौन सी क्रिया हो गई, नष्टकारी क्रिया, व्यर्थ हो गई एक तरीके से। अच्छा, ये तो थी बात इंट्रोडक्शन। वापस बताता हूँ, डेफिनेशन समझिए। देखिए, पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों में शोषण के अतिरिक्त होने वाली एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होगी और ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इसे क्या कहा जाएगा,
प्रकाश श्वसन। चूंकि इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा गया है, नष्टकारी क्रिया कहा जाता है। ये थी बात हमारे पास। तो अब बताया गया है कि जो प्रकाश श्वसन है, फोटो रेस्पिरेशन है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग यानी फोटो रेस्पिरेशन वर्ड या प्रकाश श्वसन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोर्टकोव नामक एक वैज्ञानिक है, उसने किया था। कौन सा वैज्ञानिक है? कोर्टकोव। ये कोर्टकोव नामक वैज्ञानिक है, इसने सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, ये थी बात इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्टकोव। अब ये तो थी बात। अब क्या बताया गया है कि एक ओटो वॉन बर्ग नामक वैज्ञानिक है। ओटो वॉन बर्ग, ओटो वॉन बर्ग, ओटो वॉन बर्ग नामक वैज्ञानिक है। उसने बताया कि श्वसन की उपस्थिति में यानी श्वसन की क्या, ऑक्सीजन की अधिकता में, ऑक्सीजन की अधिकता में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घट जाती है। इसे वॉन बर्ग प्रभाव कहा गया। कौन सा प्रभाव, कौन सा इफेक्ट कहा गया? वॉन बर्ग इफेक्ट। देखिए वापस बताता हूं, क्या बताया ओटो वॉन बर्ग ने? ओटो वॉन बर्ग ने बताया कि ऑक्सीजन की अधिकता में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है और उसे कौन सा इफेक्ट दिया गया? वॉन बर्ग। अब देखो, एक तो ओटो वॉन है और ओव नामक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में रूबिस्को नामक एंजाइम के लिए क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। अब उसने एक बात और बताई कि यदि ऑक्सीजन की अधिकता होती है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दूं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी तो रूबिस्को नामक एंजाइम जो है वो किसकी तरह काम करता है? कार्बोक्सिलेज की तरह, कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया करेगा। लेकिन यदि ऑक्सीजन की अधिकता होगी, इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो यह यानी कार्बोक्सिलेज की बजाय, कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया के बजाय ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है, यानी ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करता है। मैंने कितनी बातें बताई हैं वो समझ में आई क्या आपको? तो मैं पहले जो बताया हूं उसको लिखूंगा, फिर बाद में एक बार वापस से बताऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा बताता हूं एक बार। ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करता है। ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करने के कारण यह फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनाता है। फास्फोग्लाइकोनिक अम्ल। तो ये फास्फोग्लाइकोनिक अम्ल जो है वो कितने कार्बन परमाणु वाला होता है? 2 कार्बन परमाणु वाला। 2 कार्बन परमाणु वाला होता है, इसलिए इसे C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र कहा गया है। यह प्रक्रिया 3 कोशिकाओं में संपन्न होती है। देखिए, एक तो क्लोरोप्लास्ट यानी एक तो हरित लवक, एक किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया, और एक पेरोक्सिसोम इनके अंदर। डेकर और टियो नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। ये थी बात हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, इसके बारे में। पूरी प्रक्रिया वापस बता देता हूं, फिर हम बात करेंगे। चलो लिख देता हूं, फिर उसको बताएंगे। देखिए क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। तो फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन के बारे में हम सीख रहे हैं। देखिए, फोटो रेस्पिरेशन पौधों के प्रकाश संश्लेषी, पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों में श्वसन के अतिरिक्त, श्वसन के अतिरिक्त यानी जो सामान्य श्वसन होता है, श्वसन के अतिरिक्त प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन के समान कार्बनिक पदार्थों का
कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 मुक्त होती है। इसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन। अच्छा, एक बात और, ये तो हो गई प्रकाश श्वसन। अब इसे नष्टकारी क्रिया कहा गया है क्योंकि इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग होता है। इसकी जगह अपन यहां पे ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीकरण। उपयोग की जगह ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ऊर्जा मुक्त नहीं होती। इसे अतः इसे नष्टकारी क्रिया कहते हैं। अतः इसे नष्टकारी क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फोटो रेस्पिरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रकाश श्वसन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोर्टकोव नामक वैज्ञानिक ने किया। कोर्टकोव नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए, इसके अलावा ओटो वॉन बर्ग उसने बताया। देखिए, एक वैज्ञानिक है, ओटो वॉन बर्ग ने बताया कि ऑक्सीजन की अधिकता में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्या घट जाती है? दर। प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, जिसे वॉन बर्ग प्रभाव कहते हैं। वॉन बर्ग इफेक्ट। ये तो थी बात एक तरीके से हमारे पास प्रकाश शोषण की डेफिनेशन और इसके बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही। देखिए,
नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे ओरेगन, एक वैज्ञानिक है, ओरेगन व बो। इन दोनों ने क्या बताया, ओरेगन व बो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि ओरेगन व बो ने स्पष्ट किया कि ओरेगन व बो ने स्पष्ट किया कि ऑक्सीजन O2 व CO2 में रूबिस्को के लिए प्रतिस्पर्धा, यानी इसके अंदर दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होता है। ऑक्सीजन और CO2 में रूबिस्को के लिए क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। अब इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स जो मैंने बताया था आपको, मैंने ये बताया कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, अधिकता, तो रूबिस्को जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करेगा। और अगर ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो ये रूबिस्को किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह। देखिए जब CO2 की अधिकता होती है तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। जबकि यदि ऑक्सीजन की अधिकता होती है, यदि ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो रूबिस्को नामक एंजाइम जो है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करता है। देखो मैंने बताया कि जब, अब यहाँ पे चेंज है, जब ऑक्सीजन की अधिकता, ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो यह का मतलब क्या है, रूबिस्को, यह मतलब रूबिस्को, यह यहां पर किसके लिए है, रूबिस्को। तो जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो यह ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है, ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है तथा फास्फोग्लाइकोनिक अम्ल का निर्माण करता है। यह दो कार्बन वाला यौगिक होता है, अतः इसे C2 चक्र कहते हैं। इसे ग्लाइकोनेट
इसे ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं। ग्लाइकोनिक अम्ल बनाया ना, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, ग्लाइकोलेट चक्र। अच्छा, अब देखिए कि यहां पर प्रकाश संश्लेषण की दर घटी क्यों? क्योंकि अब यहां पर क्या होता है कि 3PGA की जो निर्माण की प्रक्रिया वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। कार्बनिक पदार्थों का क्या हो रहा है, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग भी हो रहा है, और इसके अलावा 3PGA, ठीक है, जिससे PGA के संश्लेषण की दर घट जाती है। ये थी बात इसके बारे में। अब यह बताया गया कि यह जो प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होगी। यह प्रक्रिया कोशिका अंग यानी कोशिका के 3 कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सिसोम में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया देखिए हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया व पेरोक्सिसोम में संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे पूछा जाता है। देखो 11th क्लास में आया था, ये एक लाइन आई थी कि जैसे अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 3 कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन, इस प्रक्रिया का एक लाइन और याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पे एक लाइन और आएगी कि इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन, डायरेक्ट लिख देता हूं, डेकर और टियो नामक वैज्ञानिक ने किया। इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन किसने किया था, डेकर और टियो नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत अध्ययन किया। तो ये थी बात हमारे पास प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जो पॉइंट था, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। एक हमारे पास छोटा सा पॉइंट और बचा है, एक तो सहज की प्रधान बिंदु संकल्पना, सहज का प्रधान बिंदु संकल्पना, और एक है ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। तो मैं आपको बताता हूं कि ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम क्या है और प्रधान यानी सहज की प्रधान बिंदु संकल्पना क्या है, ये मैं बोल के बताऊंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सहज की प्रधान बिंदु संकल्पना। सहज का प्रधान बिंदु संकल्पना, सहज की प्रधान बिंदु संकल्पना में 3 पॉइंट है। एक तो है, जैसे हम बात करें प्रारंभिक बिंदु, अनुकूलतम बिंदु, और एक होती है हमारे पास अधिकतम बिंदु। देखिए एक तो हमारे पास होता है, देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास होता है, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सहज का प्रधान बिंदु संकल्पना। सहज की प्रधान बिंदु संकल्पना क्या है, एक तो है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। इस सहज के अनुसार किसी भी प्रक्रिया जो होती है, उस जो प्रक्रिया होती है वो कई कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, कई कारकों द्वारा निर्भर करती है। तो वो जो कारक होते हैं वो उस प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उसके लिए 3 पॉइंट होते हैं कारक के लिए। तो एक तो होता है न्यूनतम बिंदु,
न्यूनतम बिंदु, एक होता है अनुकूलतम बिंदु, और एक होता है अधिकतम बिंदु। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पे कि 3 पॉइंट है, 3 बिंदु हैं। तो 3 बिंदु में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो है न्यूनतम बिंदु, एक है अनुकूलतम और एक है अधिकतम। देखिए, किसी कारक की वह मात्रा जो उस प्रक्रिया के लिए, कोई भी जो प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम बिंदु। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या किसी भी प्रक्रिया के लिए किसी कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की या किसी प्रक्रिया की दर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। कौन सी बिंदु कहलाएगा? अनुकूलतम बिंदु। प्रारंभ के लिए आवश्यक बिंदु वो तो क्या होगी? न्यूनतम। और जिस प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में या कोई भी प्रक्रिया जो है उसमें वो प्रक्रिया क्या है? श्रेष्ठतम हो जाए, अधिकतम हो जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अनुकूलतम। और किसी कारक की वह अधिकतम मात्रा जिस पर वह प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की दर प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाती है? घटना प्रारंभ कर देती है, तो उसे बोलते हैं अपन अधिकतम बिंदु। तो ये 3 पॉइंट है। इस पर तो प्रारंभ होगी, इस पर क्या होगी? अधिकतम होगी, और इस पर क्या होगी? कम होना प्रारंभ हो जाएगी। एक हमारे पास पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम समझो। ब्लैकमैन के अनुसार कोई भी जो प्रक्रिया होती है वो 2 या 2 से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। तो कोई भी जो प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उस कारक के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है जो कारक उस समय या उस प्रक्रिया में वह कारक कम मात्रा में उपस्थित है। वापस से समझो, यदि कोई प्रक्रिया 2 या 2 से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, किसके अनुसार? ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम के अनुसार। ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम के अनुसार यदि कोई प्रक्रिया 2 या 2 से अधिक कारकों के द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है, तो वह प्रक्रिया उस कारक के द्वारा अधिक प्रभावित होगी जो उस समय कम मात्रा में उपस्थित है। ये तो थी शब्दों में। अब मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें 2 कारक, यानी प्रकाश तो उसे भरपूर मात्रा में मिल रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो किस पर निर्भर करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? घटेगी। तो वापस बताता हूं, इसको मैं लिख रहा नहीं हूं, बोलिए बताता हूं। ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम के अनुसार यदि कोई प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 या 2 से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, तो वह प्रक्रिया उस कारक के द्वारा अधिक प्रभावित होगी जो उस समय कम मात्रा में उपस्थित है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में उपलब्ध है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने पर घटेगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड होगा और उसको हम अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। उसके अंदर देखिए दोस्तों की अपने फ्रेंड्स के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखना, अब मैं थोड़ा सा अलग से स्टार्ट करेंगे, वीडियो जो है वो थोड़ा अलग स्टार्ट करेंगे।
यानी आपकी जो पढ़ाई जो है वो तो ऐसे ही होगी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव होगा। तो आप उसके देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।